नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। RELTD के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। और इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि स्टॉक लगातार आज अपने चौथे दिन भी अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, लगातार 3-4 दिन से स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगातार यहाँ पे अपर सर्किट का माहौल बना हुआ है। और इस स्टॉक का जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है, जिसको ये 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू जिसको टच करने वाला है, जो ये टारगेट को टच करने वाला है, वो टारगेट यहाँ पे 195 प्लस के आसपास होने वाला है। 190 पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। अगर फंडामेंटल की बात करें तो देखो, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है तो वैसे भी एनर्जी सेक्टर इस टाइम सबसे ज्यादा बूमिंग में है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में यूथ का सबसे ज्यादा अगर क्रेज किसी स्टॉक में अगर देखा जाए या किसी सेक्टर में देखा जाए तो वो एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है। ठीक है, आज के टाइम चाहे कोई भी स्टॉक ले लो, KPI ग्रीन एनर्जी ले लो, वो भी आज अपने अपर सर्किट में है। RIR एनर्जी ले लो, वो भी अपने अपर सर्किट में है। रविंद्र एनर्जी ले लो, वो भी अपर सर्किट में है। सजलोन एनर्जी को लेके चले तो वो भी काफी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे बढ़ रहा है। रतन पावर की बात करें तो वो भी पॉजिटिव मोमेंटम में है। JP पावर की बात करें तो वो भी पॉजिटिव मोमेंटम में है। रतन पावर तो कल भी अपने अपर सर्किट में था, आज नियर बाई बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाई आके खड़ा हो गया। साथ में JP पावर भी बिल्कुल अपने नियर बाई अपर सर्किट के आसपास है। तो पावर सेक्टर तो इस टाइम वैसे ही बूमिंग में है। तो पावर सेक्टर में आप आंखें बंद करके पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी का या पावर कंजप्शन ही है। पूरी दुनिया पावर की वजह से चल रही है। पावर कंजप्शन दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला है। तो पावर सेक्टर इस टाइम सबसे ज्यादा बूमिंग में रहने वाले हैं। आप कोई भी मार्केट में देख लो, इलेक्ट्रिक्स गाड़ियां आ गई, इलेक्ट्रिक्स अपीलियंस आ गए, तो हर जगह पे अगर देखा जाए तो पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं है। साथ में अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2000 करोड़ से ज्यादा की स्टॉक की मार्केट कैपिटल है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अगर जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रिवेन्यू निकल के आता है वो 22 करोड़ से ज्यादा का निकल के आता है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 5.5 करोड़ से ज्यादा का नेट इनकम है। ईयर टू ईयर कंपेरिजन करवाएं तो 61% से ज्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसके डिल्यूटेड EPS की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 42% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 312% का यहाँ पे आपको जबरदस्त लेवल का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की। देखो, लास्ट ईयर ये स्टॉक 66 रुपए से चल के 153 रुपए के आसपास गया था, 154 रुपए के आसपास गया था। एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। ठीक है, साल में 2 अपर सर्किट होते हैं रविंद्र एनर्जी लिमिटेड के। जो पहला अपर सर्किट लगता है वो सितंबर में लगता है और दूसरा जो अपर सर्किट होता है वो जनवरी के एंड में लगता है। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर ये हर 6 महीने में कम से कम इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करता है तो अगर देखा जाए तो साल में यहाँ पे आप 3 से 4 गुना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक को लेके कि भाई स्टॉक में फ्यूचर का मोमेंटम कैसे रहने वाला है, कहां तक यहाँ पे जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो वहां तक अगर पहुंचेगा तो किन किन टिपिकल कंडीशन से वो होके गुजरेगा, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या कोई आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट भी हो सकती है इसमें। उसके लिए हमें मार्केट को जानना काफी जरूरी है। देखो, मार्केट में अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से काफी ज्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ था। उसके पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। ठीक है, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो खास तौर पे हम यूरोप की मार्केट की बात करेंगे। वहां की जो मार्केट है अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही। वहां की मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं। देखा जाए तो वहां पे जितनी भी कंट्री है या फिर हायर कमिश्नर कंट्री है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वार में इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसके चलते वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां पे जॉब के रिसेशन आ रहे हैं तो कहीं पे बैंक में बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। अगर बात करें NYSE स्टॉक एक्सचेंज की,
जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जहां से ऑपरेट होती है वहां पे लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश आए। देखो NYSE जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना पावरफुल है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाती है तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है। साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने का भी दम रखता है, ठीक है। लेकिन वहां पे लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त को हुआ, जॉब रिसेशन को लेके NYSE के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट में जापान का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, वहां पे 4800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। साथ में चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, वहां पे 1800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 3500 की फ्लैट गिरावट के साथ लौट गया और मार्केट क्रैश हो गई। अगस्त के उस दौर में इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को रिकवर करती हुई लाई तो 3 सितंबर को वहां से फिर से एक बड़ा क्रैश निकल के आया। वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में एक जबरदस्त क्रैश आया जिसका सीधा इंपैक्ट NYSE स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला और NYSE स्टॉक एक्सचेंज फिर से दोबारा 650 पॉइंट के साथ ढेर हो गया। और अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की तो सेंसेक्स वहां पे 1500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ गिर गया और फिर से मंदी का दौर शुरू हो गया। जैसे तैसे करके अगर हम इस फैक्टर से निकल भी लेते हैं तो यहाँ पे एक और कंसर्न चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो है लिक्विडिटी को लेके। देखो ज्यादातर बंदे लिक्विडिटी को समझ नहीं पाते, आप चाहे उसे महंगाई दर समझ लो या फिर वोलेटिलिटी समझ लो या लिक्विडिटी समझ लो। इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है। देखो जिस तरीके से देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरता है। जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है इस बात का, इसलिए वो चैन की नींद सोते हैं, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, इसलिए वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में गंवा देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो खेलना ही बंद कर देते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हालात होते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो या तो गिरावट के साथ चलता है, और अगर उसके फंडामेंटल मजबूत हुए तो वहां गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहां परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है या काफी कम है तो वहां से वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वो स्टॉक उस मार्केट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें इस टाइम जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है तो वो IT सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, केमिकल सेक्टर हो गया, इस तरह के सेक्टर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। कुछ सेक्टर ऐसे भी है जिसके अंदर लिक्विडिटी का इतना ज्यादा असर नहीं है, जैसे भाई ग्रीन पावर या फिर पावर सेक्टर हो गया, या फिर ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, सिरामिक सेक्टर, मिल्स का सेक्टर, या फिर शुगर वगैरह से रिलेटेड सेक्टर, फर्टिलाइजर्स के सेक्टर, इनके अंदर लिक्विडिटी सबसे कम है। और आज के टाइम जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहे हैं वो इसी सेक्टर के स्टॉक है। अब जैसे जैसे 2 फैक्टर हैं जिन्होंने मार्केट को बुरी तरह से बिलो रखा है, बुरी तरह से हिला रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर निकल के आता है जो सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला, वो है FII। देखो FII ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर मंथ में की। जो पहली बिकवाली सितंबर में की वो 10 सितंबर को की, दूसरी लास्ट वीक में की, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की होल्डिंग काफी ज्यादा कम स्टॉक्स में हो गई। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम पे चलते रहे, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जहां जहां पे जिन जिन स्टॉक्स में FII की होल्डिंग इंपैक्ट हुई वो सारे बुरी तरह से गिर गए, ठीक है। जबरदस्त वहां पे गिरावट हुई। लेकिन जैसे जैसे फ्राइडे आया वहां पे DII ने एक बड़ा गेम खेला। DII ने एक बड़े लेवल पे बाय करके इंडियन स्टॉक मार्केट को मंदी के दौर से निकाल के पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। और आज कंडीशन ऐसी है कि सेंसेक्स ने 1350 रुपए का जबरदस्त उछाल देके इंडियन स्टॉक मार्केट के अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, और अब वो दिन ब दिन अपने पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ में अगर बात करें तो फ्राइडे को 25% स्टॉक्स में अपर सर्किट था। आज के दिन की बात करें तो कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट है। साथ में अगर बात करें तो 35-40% स्टॉक ऐसे हैं जो जिनमें अपर सर्किट तो लगा नहीं, लेकिन वो बिल्कुल अपर सर्किट के नियर बाय आके खड़े हो गए, जिनमें कभी भी किसी भी टाइम अपर सर्किट लग सकता है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट के 10-15 साल पुरानी कोई भी हिस्ट्री निकाल के देख लेना, जब भी सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाए
इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा ही लगा है और वो दौर अब शुरू हो चुका है। अब आप